उस जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। उस ठंड के बीच एक घर था। उस घर में फूलन कौवी और ठंड से कांपती उसकी बूढ़ी सास बैठी हुई थी। फूलन अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। क्यों रे बुढ़िया, यहीं बैठी रहेगी क्या पूरा दिन? बर्तन अपने आप धुल जाएंगे। ये घर तेरे बाप का नहीं है। उठ और बर्तन मांज। बहू, आज बहुत ठंड है, हाथ सुन्न हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता तो बर्तन मांज देती। हर काम के लिए गर्म पानी नहीं मिलता। पता है गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है? जा, अभी जाकर बर्तन मांज। और सुन, अगर आज ढंग से काम नहीं किया ना तो आज भी भूखी रहेगी और कल भी। डर और अपमान के बोझ तले बुढ़िया चुपचाप उठ खड़ी हुई और बर्तन मांजने लगी। बुढ़िया कांपते हाथों से बर्तन मांज रही थी। ठंड से ज्यादा उधर कजरी चिड़िया अपने दोनों बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। मम्मा, हमारी भी दादी होती ना तो कितना अच्छा होता। हाँ मम्मा, वो हमें कहानियाँ सुनाती, प्यार करती और गले लगाकर सुलाती। मम्मा, मुझे दादी की गोद में सोना है। आप हमारे लिए एक दादी ले आओ ना। दादी को कहाँ से लाऊं? वो तो भगवान को प्यारी हो गई। अगर भगवान उन्हें हमारे पास ही रखते तो कितना अच्छा होता। परंतु कुछ दादियां होते हुए भी बहुत अकेली होती हैं। फूलन अपने घोंसले में आराम से सो रही है। तभी पास वाले कमरे से एक कमजोर सी आवाज आती है। बहू, अगर कुछ बचा हो तो थोड़ा सा खाने को दे दे। बाप रे बाप, जब देखो तब इसके पेट में आग लगी रहती है। खाना बनाओ तो आकर पूछे क्या पकाया है, क्या पकाया है। फूलन गुस्से में उठकर बुढ़िया के पास जाती है। अरे, पूरा दिन बस खाना खाना करती रहती है। सुबह तो खाया था ना, या वो भी नहीं खाया? नहीं बहू, सुबह बहुत थोड़ा सा खाया था। अब फिर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। क्या मेरा कलेजा खाएगी या मेरी जान? जब देखो तब खाना दे, खाना दे। जब पंछी को भूख लगती है तो खाना नहीं खाता है क्या? फूलन की आंखों में गुस्सा और ज्यादा भर जाता है और फिर फूलन रसोई की तरफ बढ़ जाती है। इसकी तो दवा करनी पड़ेगी। ऐसा खाना दूंगी ना कि ना खा सके और ना दोबारा मांग सके। फूलन बेहद सूखी, कड़क और जली हुई रोटियां लाकर बुढ़िया के सामने पटक देती है। ले, खा ले, और याद रख, अब 2 दिन तक खाना मत मांगना, समझी? बहू, ये लकड़ी जैसी रोटियां मैं कैसे खाऊं? मेरी बूढ़ी चोंच से ये टूटेंगी भी नहीं। तो क्या तेरे लिए खीर बनाऊं? जो दिया है वही खाना पड़ेगा। और सुन, एक कण भी जाया नहीं होना चाहिए। तेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है तब ये खाना आता है, समझी? इतना कहकर फूलन मुंह फेरकर अपने कमरे में चली जाती है और घोंसले में सोकर आराम कर रही होती है। तभी उसके पास उसका छोटा बेटा गट्टू आता है। मम्मी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अरे मेरे राजा बेटे को भूख लग गई। आजा, अभी देती हूँ मेरे लाल। चल, पहले तो दादी के घोंसले में जाके बैठ जा। मैं तेरे लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। गट्टू अपनी दादी के बाजू वाले घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बुढ़िया चुपचाप उसे निहारती रहती है। कुछ ही देर में फूलन हाथ में मीठे मीठे अंगूर लेकर लौटती है। ले मेरे बेटे, खा ले। तुझे जो मन करे बस बता देना, तेरे पापा से कहकर सब मंगवा लूंगी। तभी फूलन की नजर दादी पर पड़ती है। अरे, ये बुढ़िया टुकुर टुकुर यहीं देख रही है, कहीं मेरे गट्टू को नजर ना लगा दे। मम्मी, दादी को भी थोड़ा दे दो ना। नहीं मेरे बेटे, ऐसी अच्छी अच्छी चीजें तुझे ही खानी है। तू मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, बड़ा होकर काम धंधा करेगा। दादी को खिलाकर क्या होगा? उसे तो अब कुछ करना ही नहीं है। मम्मी, पानी पीना है। फूलन पानी लाने रसोई की ओर चली जाती है। गट्टू अंगूर का एक दाना उठाकर अपनी दादी की ओर बढ़ाता है। लो दादी, जरा चखो ना, कितना मीठा अंगूर है। दादी की आंखें भर आती हैं। एक दाना
लेकिन उसमें पूरी ममता समाई थी। तभी फूलन पानी लेकर लौट आती है। अरे रे, इस चटोरी बुढ़िया ने तो हद ही कर दी। अब बच्चों का खाना भी खाने लगी। रुक जा, अभी तुझे अंगूर का स्वाद चखाती हूँ। हर बार सीधे एक माँ के दिल पर पड़ रहा था। तभी वहाँ कजरी चिड़िया आ जाती है। अरे फूलन, कोई अपनी बूढ़ी सास को ऐसे मारता है क्या? अब बस कर, बहुत हो चुका। थोड़ा तो इनकी उम्र का लिहाज कर ले। आहा हा हा, बड़ी आई लिहाज करने वाली। अगर इतनी ही दया आती है तो ले जा इसे अपने घर। जो खिलाना है वहीं खिलाना। हाँ, ले जाऊंगी। चलो अम्मा, अब यहाँ तुम्हारा दाना पानी खत्म हुआ। नहीं कजरी बहू, मेरे पति मुझे इसी घर में ब्याह कर लाए थे। मेरी डोली इसी घर में आई थी और मेरी अर्थी भी इसी घर से निकलेगी। नहीं अम्मा, जहाँ अपने ही दुश्मन बन जाएं, वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें ऐसे अत्याचार में नहीं रहने दूंगी। और फिर कजरी जबरदस्ती नहीं, हिम्मत से बुढ़िया घर ले जाती है। मम्मा, ये कौन है? बेटा, ये गट्टू की दादी है। इनको नमस्ते करो। नमस्ते दादी जी। मम्मा, क्या हम इन्हें दादी जी कह सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, मुझे दादी ही कहना। आओ, मेरे पास आओ। चिंकू और पिंकू दौड़कर दादी की गोद में समा जाते हैं। कई दिनों बाद किसी ने उन्हें गोद में जगह दी थी। फिर रात हो जाती है। घोंसले के भीतर हल्की रोशनी है। दादी के पास बैठकर चिंकू और पिंकू कहानी सुन रहे हैं। दादी, मैं आपके पैर दबा दूं और मैं आपका सिर दबा देता हूँ। आप सो जाइए। नहीं बच्चों, इतना प्यार मत दो, मुझे इसकी आदत नहीं है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। और कहानी सुनते सुनते दोनों बच्चे दादी की गोद में ही सो जाते हैं। और अब सुबह हो जाती है। कजरी उठकर बाहर की ओर देखती है। अम्मा, मैं बाहर से थोड़े फल लेकर आती हूँ। तभी चंपा चाची वहां आ जाती है और कजरी से पूछने लगती है। क्यों कजरी, कहाँ जा रही है? और ये नया कौन आया है? ये गट्टू की दादी हैं चंपा चाची। इनकी बहू फूलन इनकी पिटाई कर रही थी। मैं इन्हें अपने घर ले आई। अच्छा किया कजरी। आज की नई पीढ़ी में बड़ों की इज्जत कहाँ बची है? कुछ कहो तो मुंह नोचने दौड़ पड़ते हैं। अम्मा, आप और चंपा चाची बातें कीजिए। काफी दिनों बाद आपको अपनी उम्र की संगत मिली है। मैं फल लेकर आ जाती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूं? घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। पिंकू कजरी की बात ना मानते हुए जिद करने लगता है। अरे ले जाना साथ। साथ जाएगा तो कुछ नया सीखेगा। बच्चों को भी नया अनुभव चाहिए। लेकिन चाची, बाहर ठंड बहुत ज्यादा है। अरे कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे तो ठंड में भी नंगे घूमते थे। आजकल की माएं बच्चों को खुद अपाहिज बना रही हैं, इतना लाड़ प्यार कर रही हैं। कजरी चंपा चाची के सच्चाई भरे ताने ना सुनने पड़े, इसलिए पिंकू को साथ में लेकर आसमान की तरफ उड़ पड़ती है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, अब मुझे जल्दी से घर जाना है। तो ऐसा ही करता है, तुझे बाहर जाने की जल्दी होती है और तुझे घर जाने की भी जल्दी होती है। कजरी जल्दी जल्दी से फल लेकर पिंकू के साथ घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में घना कोहरा छा जाता है। मम्मा, ये क्या धुएं जैसा है? मुझे डर लग रहा है। इसीलिए ही तो मना कर रही थी तुम्हें। अब देखो कोहरा छा गया ना। मम्मा, मुझे इस कोहरे से डर लग रहा है। मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। मेरे पीछे पीछे उड़ते रहो, वरना कोहरे में खो जाओगे। पिंकू अपनी माँ को देखते हुए पीछे पीछे उड़ रहा था। तभी पिंकू पीछे मुड़कर देखता है कि पीछे कितना कोहरा है। अरे, पीछे भी इतना घना कोहरा है। मुझे तो ये नज़ारा देखकर डर लग रहा है। जैसे ही पिंकू ने आगे मुड़कर देखा तो उसकी माँ कजरी गायब हो चुकी थी।
पिंकू घबराहट में चिल्लाने लगता है। मम्मा मम्मा तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मुझे डर लग रहा है। इस तरह से पिंकू कोहरे में खो जाता है। दूसरी तरफ कजरी के घर से चंपा चाची चली जाती है और चिंकू सो जाता है। तो अकेली पड़ी गट्टू की दादी सोचने लगती है, आखिर मेरी बहू मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और मेरा बेटा बोंडू भी मेरे खिलाफ हो गया है, जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। वो बेटा भी माँ का न होकर बहू का हो गया। तभी गट्टू की दादी अपने अतीत में सरक जाती है और अतीत में उसे वह सब दिखाई देता है जो उसने अपनी बूढ़ी सास के साथ किया था, और ये सब छोटा बेटा बोंडू देख रहा था। देख बुढ़िया, मैं खेत में काम पर जाती हूँ। जब वापस लौटूं तो घर का सारा कामकाज हो जाना चाहिए, समझी? माँ, दादी काम नहीं कर सकती है। कल भी काम करते करते उनकी सांस फूल गई थी। इनको काम मत बताओ। अरे चुप मर बोंडुआ, तुझे समझ में नहीं आएगा क्या? तेरी दादी खाना नहीं खाती है? खाना खाना है तो काम भी करना ही होगा। गट्टू की दादी ने जब अपने अतीत की यह घटना देख ली तो उसको एक बड़ा झटका लगा। अरे रे, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बच्चे संस्कार बड़ों को देखकर सीखते हैं। कहने से या ऑर्डर देने से उनमें संस्कार नहीं आते। और आज मेरा छोटा गट्टू भी यही सब कुछ देख रहा। तो कोहरा इतना ज्यादा था कि कजरी को ना तो पिंकू दिखाई दिया और ना ही पिंकू की आवाज सुनाई दी। उसने पिंकू को बहुत ढूंढा, लेकिन पिंकू उसे कहीं भी नहीं मिला। वह थक हार कर अपने घर वापस लौट आती है। क्या पिंकू कहीं गुम हो गया है? क्या बाहर इतना ज्यादा कोहरा है? अम्मा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर पिंकू ज्यादा देर तक बाहर रहा तो ठंड के कारण जम जाएगा और मर जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे चिंता मत कर, मैं जाकर देखती हूँ। कहीं बैठ गया होगा किसी डाली पर। लेकिन अम्मा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और कोहरा भी बहुत ज्यादा घना है और तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। अरे ठंड में काम करना तो मेरी आदत है। ऐसी तो कई सर्दियां और कोहरे देख लिए हैं मैंने। तुम मेरी चिंता मत कर, अभी ढूंढ कर लाती हूँ तेरे बेटे को। ऐसा कहकर गट्टू की दादी उड़ती हुई निकल पड़ती है। कोहरा घना था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। पिंकू, बेटा पिंकू, कहाँ हो तुम? कहाँ हो सकता है ये लड़का? शायद फल वाली घाटी के आसपास ही कहीं होगा। गट्टू की दादी ने फल वाली घाटी में सभी जगह देख लिया। अब तो गट्टू की दादी के पंख भी ठंडी से जमने लगे थे और पंखों को हिलाते हुए भी दर्द हो रहा था। ओह हो, लगता है मेरा खून जमने लगा है। मैं ठीक से उड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? मुझे अब घर चले जाना चाहिए, वरना मैं भी मर जाऊंगी। तभी गट्टू की दादी को एक डाली पर धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। अरे शायद वहाँ पर कोई होंगी। तभी गट्टू की दादी को एक डाली पर धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। अरे शायद वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। पास जाकर देखती है तो गट्टू वहाँ पर ठंड से कांपते हुए बैठा था। दादी को देखते ही उसकी आंखें भर आई। दादी, मैं गुम हो गया था। मम्मा कहाँ है? मैं उड़ नहीं पा रहा, मेरे पंख जम गए हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आ गई हूँ चिंकू बेटा। मैं तुझे अपने शरीर की गर्मी देती हूँ। आ मेरे पास आकर बैठ जा। पिंकू दादी से सटकर बैठ जाता है। उसे गर्मी मिलने लगती है, लेकिन दादी का शरीर और भी ठंडा होता जा रहा था। जो गर्मी बच्चे को बचा रही थी, वही ठंड दादी की जान ले रही थी। दूसरी ओर कजरी का बेटा खो गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। फूलन को भी अब बात पता चली तो वह अपने पति बोंडू से कहने लगी, देखा, तुम्हारी माँ कितनी पनौती है। 2 दिन कजरी के घर क्या रही? कजरी का बेटा ही गुम हो गया। पर सुना है कि कजरी के बेटे को ढूंढने के लिए माँ खुद गई है। हमें कजरी के घर जाना चाहिए। फूलन और बोंडू जल्दी से उड़कर कजरी के घर आ जाते हैं। देखो, चख लिया ना स्वाद।
बेटा गुम हो गया तो पता चला ना कि बुढ़िया कितनी पनौती है। ऐसे ही मार नहीं खाती है वो। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही अपने बेटे का ठीक से ध्यान नहीं रखा था। सब लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी टोनी तोता वहां पर आता है और सबको जानकारी देता है कि गट्टू की दादी और पिंकू फलों वाली घाटी के पास बूढ़े पीले पेड़ पर बैठे हुए हैं। ये समाचार मिलते ही सब लोग उड़कर वहां पहुंचते हैं। देखो, वो रहा पीला पेड़, शायद उस डाली पर बैठी हुई है अम्मा। सब लोग पास पहुंच जाते हैं। बूढ़ी दादी बर्फ से ढक चुकी थी। कजरी ने पास जाकर दादी को हिलाया तो दादी धप से नीचे गिर पड़ी। पिंकू अपनी माँ से लिपट पड़ता है। सब लोग दादी के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और दादी को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी के प्राण जा चुके थे। बोंडू, अब इन्हें हिलाने का कोई मतलब नहीं है। ये भगवान को प्यारी हो चुकी है। कजरी, तुम पिंकू को लेकर जल्दी से घर पहुंचो, वरना इसकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। कजरी पिंकू को लेकर जल्दी से घर पहुंचकर पिंकू को गर्म कंबल में लपेट लेती है। दूसरी तरफ बोंडू अपने बड़े भाई कालू को भी बुला लेता है। सब लोग मिलकर दादी को लेकर श्मशान जाते हैं और उसकी अंतिम क्रिया पूरी कर देते हैं। अब इस घटना को 2 दिन बीत चुके थे। देखो कालू भैया, मैं तुम्हें माँ के इस घर में कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना खुद का घर है, मेरे पास सिर्फ यही एक घर है। हिस्सा कैसे नहीं देगा बोंडुआ? मैंने अपना घर खुद की कमाई से बनाया है और ये घर तो हमारे पिताजी का है, इसमें मेरी भी आधी हिस्सेदारी है। तभी बोंडू को गुस्सा आ जाता है और डंडा लेकर अपने बड़े भाई कालू को मारने लगता है। घर के कोने में बैठकर बोंडू का बेटा गट्टू यह सब देख रहा था और धीमी आवाज में बोल रहा था, भाई यदि हिस्सा लेने आए तो इसे मारना है। माँ जब बूढ़ी हो जाए तो उसे घर से बाहर निकाल देना है। गट्टू जो देख रहा था वही सब सीख रहा था और वैसे ही संस्कार, या कहो कि वह कुसंस्कार